गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा अपने यूट्यूब चैनल द टर्बा फॉर्क में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप के 5th सेमेस्टर में आने वाले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर बी के सेकेंड चैप्टर के बारे में फुल एनालिसिस करने वाला हूं। क्या है इस वीडियो में खास, जरूर देखिएगा। और कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो दोस्तों, स्ट्रक्चर बी के सेकेंड चैप्टर का नाम है कार्यकारी प्रतिबल विधि या प्रत्यास्था सिद्धांत। इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में आइए समझते हैं। भूमिका: कार्यकारी प्रतिबल भवनों तथा अन्य संरचनाओं के विभिन्न संघटकों जैसे धरन, स्लैब, लिंटल, छज्जे, स्तंभ इत्यादि को इस प्रकार सुनिश्चित ढंग से निर्माण करना होता है कि वे अपने ऊपर आने वाली सभी भारों, चल अचल, वायु इत्यादि को दक्षतापूर्वक वहन करें और संरचना अपनी लाभकारी आयु तक सुरक्षित व सेवा योग्य बनी रहे। इस उद्देश्य की प्राप्ति में प्रबलित कंक्रीट का योगदान बड़ा महत्व रखता है। तो दोस्तों, कार्यकारी प्रतिबल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। चलिए, जैसे कि एक हमारा ये पिन है, पिन को हम मान लेते हैं स्लैब, लिंटल या कोई भी चीज मान लेते हैं जो कंक्रीट से बना हुआ है। चलिए अब दोस्तों, कंक्रीट कार्यकारी प्रतिबल होता क्या है। जैसे कि अगर हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई करें, इस पे हम कोई फोर्स अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद ये ऐसा हो जाए। अब भाई इसमें तनन प्रतिबल, ठीक है, और प्रतिबल, तनन, ये सब उत्पन्न हो जाएं, तो जो इसके ऊपर भार पड़ रहा है, भार पड़ने पर ये कुछ परवलयाकार में परिवर्तित हो रहा है, तो इसी को हम कार्यकारी प्रतिबल हम बोलते हैं। ठीक है, किसी भवन संरचना पर पड़ने वाले भार जिस पर वह एक परवलयाकार आकार क्रिएट कर लेता है उसे कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं। ओके दोस्तों, कार्यकारी हम लोग हो गया क्लियर। अब बात करते हैं प्रबलित कंक्रीट धरणों में बंकन सिद्धांत की मूल संकल्पनाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिबल कंक्रीट के बंकन सिद्धांत की मूल संकल्पनाएं। अगर हम फोर्स डालते हैं तो ये ऐसे ही क्यों मुड़ती हैं, अगर हम इसको फोर्स डालते हैं तो ऐसे ही क्यों मुड़ती हैं। ये कुछ इस टाइप में मुड़ सकता है, इस टाइप में नहीं मुड़ सकता क्या, ये ऐसी क्यों मुड़ती है। तो इसकी कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं। कोई भी एक इसकी संकल्पना नंबर 1 है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। मैं तो यही सबसे बोलूंगा, अगर नहीं समझा पाया लेकिन आप लोगों को, तो आप किताब से समझ लीजिएगा। तो कोई भी अगर इसकी संकल्पना नंबर 1 देखें, कोई भी अनुप्रस्थ प्रच्छेद जो बंकन से पूर्व समतल है, बंकन के पश्चात भी समतल रहेगा। अगर हम इस पर सिस्टम सब बल लगा रहे हैं तो ये इस संरचना है, तो बाद में भी संरचना भी ऐसी ही रहेगी, लेकिन बस इसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। संरचना ये आपको गोल दिख रही होगी, अब करने के बाद गोल ही रहेगी, लेकिन ये इसकी स्थिति चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माने जाते हैं। प्रत्यास्थ मात्रा मतलब प्रत्यास्थ माने आप इसमें कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें तनन प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं, प्रतिबल और तनन प्रतिबल उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, सर दूसरे कहने का मतलब यह है। कार्यकारी भार तथा भार पर इस्पात और कंक्रीट का प्रतिबल विकृति संबंध एक सीधी सरल रेखा में रहता है। समझ गए होंगे आप, सीधी और सरल रेखा में होता है, बस ये सरल सीधी और सरल रेखा ही है, बस परवलयाकार रेखा है। सभी तनन प्रतिबल इस्पात वहन करता है और कंक्रीट इससे पूर्ण मुक्त मानी जाती है। अब भाई कर रहे हैं तो कंक्रीट इससे पूर्ण मुक्त है, ये नहीं कि कंक्रीट भी इस पे बल लगा रही है। हाँ, इस पे अलग से जो फोर्स आ रहा है वो हमें ये कर रहा है, कंक्रीट इसमें कोई नहीं कर रही। इसमें जो कंक्रीट इसमें यूज हुई है वो नहीं, जो संरचना इसके ऊपर बनी हुई है, जो भार आ रहा है वो इसके ऊपर प्रत्यारोपित कर रहा है। कंक्रीट व इस्पात में अभिलाग इस्पात की प्रत्यास्था सीमा तथा परिपूर्ण होता है। कंक्रीट में 6 नंबर देखा जाए, कंक्रीट में दबाते समय प्रबलन इस्पात तथा कंक्रीट में किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होते हैं। ये कुछ संकल्पनाएं हैं, हम लोगों को ध्यान में रखनी होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
अब बात करते हैं प्रतिबल। किसी भी संरचना खंड या बाहरी भार कार्य करते हैं। संरचना पर खंड पर बाहरी भार या बल कार्य करते हैं, जिन्हें प्रतिबल कहते हैं। भाई सिंपल सा, अगर हम लोग बैठे हैं तो हमारे पर भी कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, कोई प्रेशर कार्य कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे बल हैं। चरम प्रतिबल, किसी खंड के भार विफल होने पर उत्पन्न प्रतिबल चरम प्रतिबल कहलाते हैं। सिंपल सा ये है, मुड़ 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 के एक दिन पट से टूट गई तो चरम प्रतिबल वहां पर समाप्त हो जाता है, वहां पर चरम प्रतिबल कार्य करता है। कोई दिन ऐसा आया कि ये मुड़ मुड़ के टूट ही गई। क्यों टूटी? बल लगे। वो कौन से बल थे? प्रतिबल बल थे, चरम प्रतिबल बल थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अनुगेय कार्यकारी प्रतिबल। अनुगेय मतलब कि जो पूर्ण रूप से कंक्रीट के लिए अनुग्रह प्रतिबल सारणी 2.1 में दिए गए प्रतिबल कंक्रीट अभिकल्पन M15 ग्रेड अथवा इससे उच्च ग्रेड की कंक्रीट प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसकी सारणी आप लोग बना लो, क्योंकि बहुत सी ग्रेड होती हैं, M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50। तो इसकी कुछ ग्रेड होती हैं। इनमें कंक्रीट कंक्रीट में संपीड़न अनुगेय प्रतिबल अभिलाग, कुछ इनके रूल्स वगैरह दिए रहते हैं, तो आप लोगों को इनके बारे में ध्यान में रखना होगा और इसकी सारणी हो सके तो आप लोग बना लो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मापांक अनुपात की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मॉड्यूलर रेशियो कभी कभी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस्पात तथा कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांकों के अनुपात को मापांक अनुपात कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसका क्या सिस्टम रहता है, बस ये मापांक अनुपात यही होता है। इसका हो सके तो सभी लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाएं और नोट करते रहें। मापांक अनुपात जो होता है वो इस्पात का प्रत्यास्था मापांक बटे कंक्रीट का प्रत्यास्था मापांक M=ES/EC होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोगों को नोट डाउन करना रहता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये लघु टिप्पणी शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है कि मापांक अनुपात किसे कहते हैं, तो उसके बारे में पूरा प्रदर्शित करना रहता है आपको। सीधे प्रतिबल पर प्रबलित कंक्रीट खंडों के प्रतिबल वितरण कैसे क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। जो भी चीजें हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज और नोट्स ही प्रोवाइड करवा रहा हूं। और कैसा क्या चीजें हैं, क्योंकि ये बहुत चीजें हैं और टाइम भी बहुत कम है हम लोगों के पास समझाने के लिए। ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है ये। कम से कम अब ऐसी समझा दिया, समझाने का मतलब अब ऐसा समझाओ कि लोगों को समझ में ही आ जाए। ये 1-2 मिनट की बात तो है नहीं, कम से कम एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए कम से कम आपको 5-6 मिनट चाहिए। अब ऐसे टॉपिक कम से कम 25-30 टॉपिक हैं, तो 1 घंटे का पूरा लेक्चर बनेगा। और 1 घंटे का लेक्चर है, वैसे पढ़ते पढ़ते हम लोग बोर हो जाते हैं। इससे अच्छा क्या करें, सिंपल सा नोट्स वगैरह आप लोगों ने किया है, क्योंकि भाई इतनी अच्छी क्लासेस लग नहीं पाती हैं। सिंपल सी बात है, आप लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस में होंगे तो इतनी अच्छी कॉलेज लग नहीं पाती हैं क्लासेस वगैरह। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा, हमारे सीनियर्स ने भी कहा था और मैं भी कह रहा हूँ कि सीनियर ने भी कहा था कि मैंने डिप्लोमा जो था वो रट्टा मार के ही पास किया। ठीक है, सिर्फ हाँ कंसर्ट हम लोगों को डिजाइन पे करना रहता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान में रखो। और रट्टा मार के ही पास हम लोग खुद हुए हैं, रट्टा मार के पास, क्योंकि ना कोई कोचिंग भी इतना सही से कोई नहीं था, टाइम भी बहुत कम था। तो ये सब चीजें बतानी रहती हैं, आप लोगों को समझ जाना चाहिए। तो इसी के लिए आप धड़ से तुरंत के तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये इसमें दिया हुआ है। इस्पात में उत्पन्न प्रतिबल परिस्थान कंक्रीट के प्रतिबलों के m गुना होते हैं। अब बात करते हैं आनमन भारित प्रबलित सीमेंट कंक्रीट धरण की, आरसीसी बीम सब्जेक्टेड टू फ्लेक्सिबल लोड्स के बारे में। तो इसमें एकल प्रबलित कंक्रीट धरण और दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम और डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। जो एकल प्रबलित कंक्रीट धरण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जब धरण
में के केवल तनन क्षेत्र में प्रबलन इस्पात डाला जाता है तो इसे एकल प्रबलित कंक्रीट धरण कहते हैं। जब धरण के केवल तनन क्षेत्र में प्रबलित इस्पात डाला जाता है तनन क्षेत्र में तो एकल प्रबलित कंक्रीट धरण कहते हैं। जब तनन एवं संपीड़न दोनों क्षेत्रों में प्रबलन डाला जाता है, मतलब इस्पात डाला जाता है दोनों क्षेत्रों में, तब यह दोहरा प्रबलित कंक्रीट धरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल सा इसका एक सेक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, जो सिंगल ही है, ये नीचे जो होता है वो तनन होता है, जो ऊपर ये नीचे होता है तनन और ऊपर होता है संपीड़न। ऊपर संपीड़न होता है, इसके डिवाइडर भाग में अगर हम देखें तो ऊपर संपीड़न प्रतिबल तनन संपीड़न प्रबल क्षेत्रफल होता है और नीचे तनन प्रतिबल क्षेत्र होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे बोलते हैं एकल प्रबलित धरण, और इसके संपीड़न और तनन दोनों क्षेत्रफल में डाल दिया जाता है तो इसे बोलते हैं दोहरा प्रबलित धरण। अब क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारा, अगर हम समझें तो टी धरण इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दोहरा प्रबलित कंक्रीट धरण का। और सिंगली की बात करें तो हम लोग सिंपल सा हम लोग यूज ही करते हैं, जैसे कि छोटी सी बीम हुई या सब बीम हुई, छोटी सी बीम, जैसे कि लिंटल के ऊपर बीम वगैरह डालते हैं हम लोग, और लिंटल के ऊपर और छोटी छोटी चीजों के ऊपर जो हम लोग भार स्थापित करते हैं तो वहां पर हम लोग एकल प्रबलित कंक्रीट का धरण का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ आनंद सामर्थ्य जो होती है इसके बारे में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऊपरी क्षेत्र में संपीड़न प्रतिबल तथा उसके निचले क्षेत्र में तनन प्रतिबल उपस्थित हैं। ऊपरी क्षेत्र में संपीड़न और नीचे तनन। खंड के निचले भाग में इस्पात का प्रबलन दिया जाता है। धरण के निचले भाग में इस्पात का प्रबलन दिया जाता है आनंद सामर्थ्य के अंतर्गत। एकल प्रबलित कंक्रीट धरण कहलाते हैं। एकल प्रबलित कंक्रीट धरण का अगर हम फिगर देखें तो इस प्रकार का फिगर होता है। सिंपल सी बीम है, इसका सेक्शन है, शुद्धालंबित प्रबलित कंक्रीट धरण, और भार, इसके ऊपर भार डाल दिया गया तो इसे झुक गई, तो भार के कारण झुका हुआ प्रबलित कंक्रीट धरण इसका फिगर है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रबलित प्रतिबल तथा विकृति आरेख के बारे में। अनुप्रस्थ काट एक सामान्य एकल प्रबलित कंक्रीट धरण का अनुप्रस्थ परिच्छेद प्रबलन इस्पात की स्थिति सहित दिखाया गया है। खंड की बल शून्य रेखा खंड को संपीड़न तथा तनन क्षेत्रों में विभाजित करती है। जो हमारा बल शून्य रेखा होती है इसमें दर्शाई नहीं गई है, जिसमें बोला था ना डिवाइडेशन ये सब होता है, तो इसको बल शून्य रेखा खंड बोलते हैं। ये सिस्टम पूरा रहा। प्रतिबल विकृति आरेख अनुप्रस्थ काट, जिसे अनुप्रस्थ काट या बल शून्य रेखा भी कहते हैं। तो इसका बल शून्य रेखा अगर आ जाए तो इसका फिगर ये रहा। ऊपर रहा संपीड़न, नीचे रहा तनन, और इसको डिवाइड कर दिया गया तो इसे बोलते हैं बल शून्य रेखा। ओके दोस्तों, अब विकृत आरेख, मूल संकल्पना, ये सब इसके बारे में जो भी चीजें दी हुई हैं इसके थ्योरिकल नोट्स, उसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोग नोट्स बनाते चलें। और इसकी कुछ नोट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज दी गई है। धरण की तली के समीप डाली गई इस्पात की छड़ें ही समस्त तनन बलों को वहन करती हैं। और बल शून्य रेखा या उदासीन इंपॉर्टेंट चीज है। बल शून्य रेखा पर प्रतिबल शून्य होते हैं, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना तनन ना संपीड़न, सिंपल सा कॉमन रहती है, कोई भी चीज में वो नहीं रहती है। बल शून्य रेखा की स्थिति खंड की शुद्ध माध्य गहराई नहीं रहती है अथवा नीचे की और ऊपर अथवा नीचे की ओर खिसकती रहती है। खंड की ऊपरी सतह से इसकी गहराई ज्ञात करना आवश्यक होता है। बल शून्य रेखा की गहराई ज्ञात करना, ये सब कैसा ज्ञात की जाती है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग खुद नोट्स बनाते चलिए। इसका ये पूरा प्रोसेस रहा, ये पूरा प्रोसेस है। क्रांतिक बल शून्य रेखा अक्ष, उदासीन अक्ष ज्ञात करना, सिंपल सा इसका ये इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जरूर जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलें, रुक जाइए, इसका हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहां तक है आपका, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, अब बात करते हैं उत्तोलक भुजा के बारे में। कुल संपीड़न बल तथा कुल त्वरण बल के क्रिया बिंदुओं के मध्य लंबवत दूरी को उत्तोलक भुजा कहते हैं।
कुल संपीड़न बल तथा कुल त्वरण बल के क्रिया बिंदुओं के मध्य लंबवत दूरी को उत्तोलक भुजा कहते हैं। उत्तोलक भुजा और बल शून्य रेखा कुछ बिल्कुल इक्वल ही होता है, वो भी त्वरण और प्रतिबल क्षेत्र को डिवाइड करती है, और उत्तोलक भुजा भी त्वरण और प्रतिबल क्षेत्र को भी डिवाइड करती है। सिंपल सा इसकी फिगर है, और इसके बारे में इसका ये फिगर है, इसका फिगर है ये, और इसका बारे में थ्योरी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रतिरोध आघूर्ण के बारे में। प्रतिरोध आघूर्ण के बारे में क्या बताएं, बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें बतानी रहती हैं, तो इसकी आप सिंपल सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थ्योरी और इसके बारे में पूरा फिगर और इसके बारे में पूरा डेरिवेशन देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका ये रहा यहाँ तक पूरा सिंपल सा। ठीक है, अब बात करते हैं संतुलित अथवा मितव्ययी खंड के बारे में। जब किसी खंड में भार पड़ने पर कंक्रीट तथा प्रबलन इस्पात दोनों में अपने अपने अधिकतम अनुगेय प्रतिबल एक साथ उपजते हैं, उस खंड को संतुलित खंड कहते हैं। खंड में भार पड़ने पर, अगर हम सिंपल सा ये कोई एक खंड है, इस पर हम भार डालते हैं तो त्वरण प्रतिबल और संपीड़न प्रतिबल एक साथ उपजते हैं, तो इस खंड को हम लोग संतुलित तथा मितव्ययी खंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर ये रहा, और इसके बारे में डेरिवेशन पूरा ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं अल्प प्रबलित खंड। अल्प प्रबलित खंड, इस धरण खंड में संतुलित खंड के लिए आवश्यक इस्पात से कम इस्पात होता है, तो यह अल्प प्रबलित खंड कहलाता है। इस प्रकार के खंड में क्योंकि प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल कम होता है, अतः इस्पात कंक्रीट की अपेक्षा में अपने अधिकतम अनुगेय प्रतिबल पहले ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार का धरण पहले विफल होगा। अल्प प्रबलित खंड में त्वरण विफलता होती है। बस कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा अगर हम बीम लेते हैं, ये अगर सिंपल सी हम बीम लेते हैं, इसका सेक्शन ये है, आप लोग सेक्शन क्या होता है जानते होंगे। अब इसमें चलो हमने इस्पात 2 ही डाले, अब ये 9x9 की है, इस्पात हमने 2 ही डाले, कमजोर होगा तो इसमें इस्पात डाल दिया हमने, तो ये हमारा पूरा जो सेक्शन होगा या पूरा बीम होगी हमारी ये, या खंड होगा, ये हमारा अल्प प्रबलित खंड होगा। इसका ये बहुत ही कमजोर होगा, ये संतुलित तथा मितव्ययी खंड से बहुत ही कमजोर होता है, और इसकी लाइफ भी बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, जरा आपको अल्प प्रबलित खंड और अति प्रबलित खंड में अंतर समझने की वो होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज होती है। अल्प माने कम इस्पात, और इसमें क्या होता है, इस्पात तो डाला जाता है लेकिन कंक्रीट इसमें इस्पात जो अल्प प्रबलित कंक्रीट खंड है, इसमें इस्पात कम डाला जाता है लेकिन कंक्रीट जो होती है उसका अनुपात ठीक रहता है। लेकिन अल्प प्रबलित खंड में इस्पात तो कम ही डाला जाता है, और इसमें जो कंक्रीट यूज होती है वो तो बिल्कुल खराब होती है, तो इसे अति प्रबलित खंड मतलब बहुत ही कमजोर ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका कुछ फिगर ये रहा, और इसके बारे में पूरी थ्योरी ये रही। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण के बारे में। जब सीमेंट कंक्रीट धरण में त्वरण और संपीड़न दोनों क्षेत्रों में प्रबलन इस्पात डाला जाता है, इसे दोहरा प्रबलित कंक्रीट धरण कहते हैं। वास्तुकला अथवा निर्बाध ऊंचाई की दृष्टि से जब धरण खंड का परिमाप बढ़ाना उचित ना हो, तब इसे माप की सीमित करके इसके संपीड़न क्षेत्र में भी प्रबलन इस्पात डाल दिया जाता है। कहने का मतलब यह है, सिंपल सा दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण जो यूज किए जाते हैं, ये सिंपल सा ओवर ब्रिज रहे या बड़े बड़े से पुल रहे, और रेलवे ट्रैक के ऊपर जो पुल रहता है, ओवर ब्रिज रहता है, और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जैसे कि आप ग्रेटर नोएडा में अगर आप गए होंगे या गुड़गांव गए होंगे, तो ओवर ब्रिज के ऊपर ओवर ब्रिज, ठीक है, तो वहां पर हम सिंपल सा दोहरे प्रबलित कंक्रीट धरण का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, बस सिस्टम इसमें यही सब था। और हाँ, जानकारी के लिए अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज देना चाहता हूँ जो इसमें सबसे खास थी। और एकल प्रबलित कंक्रीट धरण, डबली रेनफोर्स्ड डबली आरसीसी बीम, और आप लोगों ने ट्रिपली और फोर्थ, ठीक है, ये कुछ टाइप होते हैं धरण के। सिंगल
आरसीसी बीम, ठीक है, डबली, ट्रिपली और फोर्थ आरसीसी बीम होते हैं। अब नॉलेज के लिए हम आप लोगों को बता दें, ट्रिपली और फोर्थली ये सबसे हैवी कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, जहां पे बहुत ही हैवी, जैसे कि अगर हम सिंपल सा बात करें तो तेलंगाना तेलंगाना से, तेलंगाना की बॉर्डर से और गुजरात, तेलंगाना से जो हमारा एक समुद्र, जो हमारा समुद्र तट है तेलंगाना में ही, तो वहां पर समथिंग 2.5 से 3 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर लंबा एक सेतु बनाया गया है, तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज, उसमें ट्रिपली और फोर्थली रेनफोर्स आरसीसी बीम का यूज किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो और कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।